आज का टॉपिक क्या है? अगेन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपने पिछला वीडियो चेक किया होगा तो उसमें सिर्फ हमने बात की थी, इंट्रोडक्शन पहला वीडियो था, और दूसरे वीडियो में हमने कि अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पेयर का मतलब होता है दो दो लाइनें हैं और वो भी लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है हर वो इक्वेशन जो, अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। अब दो सीधी लाइन एक साथ अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनकी तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली क्या थी? या तो पहला केस क्या था, या तो वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा केस क्या था? कोलिनियर, जो मैंने बताया था कोलिनियर की जगह में बेहतर है कि आप को इंसिडेंट लिखें, या तो वो कोइंसिडेंट होंगे। पहला केस क्या था कि जब वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो सकती हैं, या दूसरा केस क्या होगा, वो कोइंसिडेंट होंगे। और तीसरा केस क्या होगा, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अब इंटरसेक्ट का मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट यहाँ पे सबको मालूम होगा कि दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे क्रॉस कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। दोनों लाइन आपस में इस तरीके से किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। कोइंसिडेंट, जो मैंने कोलिनियर बोला था पिछले वीडियोज में, कोइंसिडेंट सेम है। क्या करना है? कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइन एक ही पाथ पे फॉलो करेंगे, पहली लाइन, और दूसरी भी क्या होगी, उसी पे ही होगी। ये तो ब्लू वाला यार रेड वाले को मिटा दे रहा है। काम करते हैं, ग्रीन वाला यूज करते हैं, इस पे देखते हैं चलता है कि ठीक है। हाँ, दोनों लाइन क्या होंगी, एक ही पाथ पे होंगी। इसको भी L1 दे दो, ये वाली क्या हो जाएगी L2। यहाँ पे रेड वाली क्या होगी L1, और ग्रीन वाली क्या होगी L2। अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हो गया, दोनों एक ही लाइन पे हैं, एक ही पाथ पे दोनों हैं। और तीसरा केस क्या है, जब दोनों पैरेलल होंगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, स्ट्रेट। एग्जाम्पल, ट्रेन की पटरियां, दो ट्रेन की पटरियां, दो पटरियां, उस पर आप चले जाओ, स्ट्रेट हमेशा ही रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, कभी मैच नहीं होनी, कभी वो इंटरसेक्ट नहीं होनी। तो ये तीन केसेस है। पहला केस हमने पढ़ लिया था, उस केस का कंडीशन क्या था, उस पर ही बात कर लेंगे। मैंने बोला था अगेन, वो क्या था कि जब भी लीनियर इक्वेशन आज के बाद से कोई बोले तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए, वो थी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके दिमाग में ये इक्वेशन याद आ गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, आपका आधा काम, आधा क्या पूरा काम वहीं से खत्म हो जाएगा। बाकी सारी चीजें इसी को देख के आप अपना स्टेटमेंट बना लोगे कि an equation which can be written in form of ax plus by plus c is equals to 0 is called as a linear equation where a, b and c are real number, x and y are your variable, and a, b both cannot be together 0। a and b both cannot be together 0। ठीक है, ये सारे कंडीशंस है एक लीनियर इक्वेशन होने के लिए। और हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन में क्या बोला था मैंने, ये दोनों क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का क्या होगा, पावर हमेशा एक ही होगा। वेरिएबल का पावर क्या होगा, हमेशा एक होगा। एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, वेरिएबल तुम्हारे, दो वेरिएबल एक्स और वाई, दो वेरिएबल, दोनों का पावर हमेशा एक ही होगा अगर ये लीनियर इक्वेशन होना है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इस वाले केस का हमने बात कर लिया था, कंडीशन क्या था, दो इक्वेशन थे, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। मतलब दोनों इक्वेशन के x और y के कोफिशिएंट का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उनका जो रेशियो निकलेगा, अगर वो रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों लाइन आपस में ग्राफ पे जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब ये कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। देखते हैं दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, कब लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। उसके लिए फिर से मैं ये पूरा एरिया मिटा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं बुक के ही एग्जाम्पल से, बुक में जो एग्जाम्पल दिया हो उसको ही सॉल्व करके। ठीक है,
हम इस इक्वेशन को मिटाएंगे नहीं, अपने मेन इक्वेशन को, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसको याद रखने वाली चीज़ है, ये भूलना नहीं कभी भी। उसको हम साइड में इसलिए लिख के रख देते हैं। ठीक है, अब बुक में क्वेश्चन क्या था यार, दूसरा वाला, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन क्या है कि रमीला करके एग्जाम्पल नंबर 2, बुक में ही एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 से पहले ही जो एग्जाम्पल्स है उसमें से एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, रोमिला रोमिला करके एक लड़की है जो एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है। स्टेशनरी शॉप होता है जहाँ पे आपको स्टडीज से रिलेटेड, जैसे पेन पेंसिल इरेजर बुक वगैरह जो सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ से वो 2 चीज़ें खरीदती है, एक होता है पेंसिल और एक होता है इरेजर। तो वहाँ से क्या खरीदती है, 2 पेंसिल खरीदती है और 3 इरेजर खरीदती है, जिसका टोटल कॉस्ट क्या होता है, 9 दिरहम। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आप बुक से देखते रहना, मैं सीधा सॉल्यूशन बनाता हूँ कि उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे। तो शुरू कैसे करना है, हमेशा की तरह अज्यूम करना है। जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू ही होते हैं यहीं से, अज्यूम करने से। अज्यूम क्या करना है आपने, पहला लेट अस assume that the cost of one pencil, that the cost of that the cost of one pencil is equals to x and cost of same way. And let us assume that the cost of one eraser is equals to y. अब एक पेंसिल का प्राइस क्या है, x, और दूसरा एक इरेजर का प्राइस क्या है, y। तो उसने एक एक नहीं खरीदा है, 2 पेंसिल खरीदा है। इसीलिए जब 2 पेंसिल खरीदा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगेन पहला हम शुरू कैसे करना था, एज पर कंडीशन 1। कंडीशन क्या है, ये हमेशा आपके ही क्वेश्चन में दिया होगा, आपको इस तरीके से शुरू करना है, एज पर कंडीशन 1, एज पर स्टेटमेंट 1 या कंडीशन 1। क्या कहता है कि उसने 2 पेंसिल खरीदी है और क्या खरीदा है, 3 इरेजर, 2 पेंसिल और 3 इरेजर। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपीज। 2 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 2x, 2x। और 3 इरेजर खरीदे हैं, एक इरेजर की कीमत कितनी है, y रुपीज। तो 3 इरेजर की कीमत कितनी हो जाएगी, 3y। चल मेरे भाई, 3y। इन दोनों को जो खरीदने में जो टोटल खर्चा उसका आया है, इन दोनों को खरीदने में जो टोटल खर्चा आया है उसका कितना आया है, 9 रुपीज। अब कोई मुझसे ये मत पूछना प्लस की साइन क्यों आई, सिंपल सा, अगर 5 सेब खरीदे हैं और 4 बनाना खरीदा है तो उन दोनों को मिलाने के बाद ही आपको कलेक्टिव आंसर मिलेगा। सेम तरीके से 3 पेंसिल खरीद, 3 इरेजर और 2 पेंसिल खरीदने के जो टोटल खर्चे हुए उसके एक्स और वाई रुपीज के हिसाब से कितने थे, 9 रुपीज। ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन 1। ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने क्या देखा, अगर आप ध्यान दोगे तो हमने हमेशा क्या किया है, अपना जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, इधर ध्यान दो, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, वो क्या लिखा है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सी क्या है उसमें, कांस्टेंट। तो सी क्या है हमारा, हमेशा हमेशा इक्वल टू साइन के पहले है। तो उस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू साइन के पहले ले आते हैं, जिससे हमारा कंपैरिजन आसान हो जाए। अब इस तरीके से भी लिखो, ऐसे में कुछ गलती नहीं होगी, बट कंपैरिजन हमारा आसान हो इसीलिए हम इस लाइन के पहले ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा वो, 2x प्लस 3y
-9 इज इक्वल्स टू 0। इसको बेहतर होगा कि हम इक्वेशन 1 बोलें। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब ये पहले कंडीशन के हिसाब से हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब पेयर्स में बात करनी है, इसीलिए दूसरा भी इक्वेशन होगा, क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसीलिए दूसरा इक्वेशन भी होगा वहां पे। और वो कहाँ से मिलेगा, उसके लिए फिर से हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अब इसने क्या किया कि जब अपने सामान खरीदे तो जाके फिर से अपने दोस्त के साथ बकैती कि यार फला जगह मैं गई थी, वहाँ से पेंसिल और इरेजर खरीदी, 9 रुपये में बड़े आसानी से काम हो गया। तो अपने दोस्त को बताइए, उसकी दोस्त का नाम क्या है, सोनाली। अब उसने जब सुना तो फितरत कि भाई उसने खरीदा तो हम भी खरीदेंगे, इसलिए वो भी उसी दुकान पे गई फिर से शॉपिंग करने के लिए। तो उसने जाके वहां पे फिर से खरीदा, और उसने क्या खरीदा, उसने 4 पेंसिल खरीदे और 6 इरेजर खरीदे। 4 पेंसिल खरीदे और 6 इरेजर खरीदे, सेम काइंड के, मतलब जो पेंसिल इसने खरीदा था वही उसने भी खरीदे, और जो इरेजर उसने खरीदा था उसने वही इरेजर इसने भी खरीदे, और जो पेंसिल रोमिला ने खरीदा वही पेंसिल इसने भी खरीदा। तो इसका मतलब प्राइस जो हमने अज्यूम किया था वो सेम रहेगा, एक पेंसिल और एक इरेजर का प्राइस जो रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि जो इसने खरीदा, रोमिला ने जो खरीदा वही सोनाली भी खरीद रही है। तो सेम तरीके से दुकान पे अगर एक पेंसिल का प्राइस, नटराज पेंसिल की प्राइस 1 रुपये होगी, तो जो मुझे जिस प्राइस में मुझे दिया, मैं एज ए कस्टमर जाऊंगा तो मुझे 1 रुपये में मिलेगा, आप जाओगे तो आपको भी वो 1 ही रुपये मिलेगा, उसका प्राइस चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से उसने जो पेंसिल खरीदा, इसीलिए सोनाली के लिए भी उसी पेंसिल का प्राइस सेम रहेगा, और इरेजर का भी प्राइस सेम रहेगा, क्योंकि वही सेम इरेजर और सेम पेंसिल सोनाली खरीद रही है। तो सेम दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, एज पर, फिर से हम क्या लिखेंगे, एज पर कंडीशन 2। ये देख लो यार, मैं बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट सुनते रहना, मेरे ख्याल से मार्कर में कुछ हो गया, सब चल नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे ध्यान देते रहना, जहाँ ज़रूरी होगा मैं उस पर वापस से मार्क करके लिखता रहूँगा, अब उस पर ध्यान देते रहना। फिलहाल इस केस में ज़रूरत नहीं है। एज पर कंडीशन 2, अब ये क्या बोले कि इस जब ये गई तो उसने क्या खरीदा, 4 पेंसिल खरीदे हैं। एक पेंसिल का प्राइस कितना था, 4 पेंसिल खरीदे और 6 इरेजर खरीदे। हाँ, 4 पेंसिल और 6 इरेजर। एक पेंसिल का प्राइस 100 रुपीज़, तो 4 पेंसिल का प्राइस 4x। एक इरेजर का प्राइस 6 रुपया, तो 6, एक इरेजर का प्राइस y रुपीज़ से हमने अज्यूम किया है, तो 6 इरेजर का प्राइस क्या हो जाएगा, 6y। और इन दोनों को मिला के उसने कितना खरीदा, कितने का खर्चा किया, वो हो गया 18 रुपीज़। 18 रुपीज़, 18 रुपये उसने खर्चे किए टोटल। फिर से मैंने क्या बोला कि हम उस फॉर्मेट में, इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड हमने माना है उसको, वो वाले को इक्वेशन हमने उस वाले इक्वेशन को स्टैंडर्ड माना है। तो फिर से इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, इधर प्लस साइन था, इस तरफ भेज दिया। याद हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस वाली साइन आती है तो नेगेटिव हो जाती है, इधर से उधर जाती है तो नेगेटिव प्लस हो जाती है, उधर प्लस से इधर आएगी तो नेगेटिव आ जाएगी। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो आपको दिख रहा होगा, यही दोनों इक्वेशन क्या हो गए आपके, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन 1 और 2 क्या हो गए आपके, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे आपके, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखना यार, जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सा पेंसिल घुमा दिया, ध्यान रखो। ठीक, लिखा क्या है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यही क्या हो गया आपके, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहला पार्ट क्या हुआ इस इक्वेशन में, खत्म। मैं फिर से जगह का में इसे मिटा के इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा उस पर ध्यान दो। मैं इक्वेशंस को मिटाता नहीं हूँ, इक्वेशंस को इस तरफ साइड में लिख लेते हैं हम अपने इक्वेशन को, फिर उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को साइड में लिख लेते हैं।
इसको भी मिटा देते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था हमारा, इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, सिर्फ इक्वेशन इधर लिख दूँ 1 and 2। ठीक है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इस तरफ मिल गया। ये सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ जिससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकें। क्या है, अगर याद होगा पिछले वाली वीडियो में तो मैंने क्या बोला था, हम पहले ये इक्वेशन 1 की बात करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 का बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था कि इस लाइन को, ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे, जब इसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब उसको मिलेगा कैसे, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम क्या चाहिए, मिनिमम क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कंडीशन क्या है कि हमें 2 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, जब ही हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। अब हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन से वो 2 पॉइंट्स मिलेंगे कैसे, वो क्वेश्चन, उस पर ध्यान देना। यहाँ से आगे का स्टेप क्या होगा कि इस इक्वेशन से हम 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद हम एक बार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए तो हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इक्वेशन यार मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा, ये ब्लू वाला स्केच चल नहीं रहा, तो हम रेड वाले से ही कंटिन्यू करते हैं, रेड और ग्रीन वाले का कॉम्बिनेशन से। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बड़ा सा। ठीक है, मेरी लाइन वगैरह सीधे नहीं होती, सबको मालूम है यहाँ पे, तो बस उतना ही समझ के चलो। ठीक है, बॉक्स बनाए, यहाँ पे पॉइंट्स लिखने के लिए और यहाँ पे इक्वेशन। अब वो कैसे मिलेंगे, पहले इस ऊपर वाले में क्या लिखेंगे हम, x, और नीचे वाले में क्या लिखना है हमें, y, x और y। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसे आएगी, इसी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से याद रखना, इसी इक्वेशन से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2x यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसी इक्वेशन से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, ये x की वैल्यू यहाँ पे लिखना है, कैसे निकालेंगे, 2x क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होगी तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे, नहीं होगी तो समझो, ध्यान दो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 2x को एज इट इज रहने दो, प्लस 3y को भी एज इट इज रहने दो, 9 को उस तरफ भेजोगे, इक्वेशन के उस तरफ, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू चाहिए तो मतलब x हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, बाकी टर्म्स राइट हैंड साइड, इक्वल टू के उस तरफ, x इक्वल टू के इस तरफ। ठीक है, तो 2x प्लस 3y, 9 को उस तरफ भेज दिया, तो इधर माइनस है उधर प्लस हो गया। दूसरे स्टेप में हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, स्लो प्रोसेस के साथ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, कुछ लोग समझदार होंगे, कैलकुलेशन मेंटल गेम उनका, मेंटल कैलकुलेशन उनका स्ट्रांग होगा, तो फटाक से सीधा आंसर भी लिख सकते हो, वो यहीं से दिखता है सीधा आंसर क्या होगा। बट जो थोड़े से एवरेज हो या चीज़ें थोड़ा सा वक्त लगती है उनको समझ में आने में, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 2x, अब अगला स्टेप क्या था, फिर से 9 एज इट इज,
3y को हम उस तरफ भेज रहे हैं। तो 3y टोटल वैल्यू क्या है, 3y इधर प्लस है तो इधर आके 3y माइनस में हो जाएगी। अब x और y के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो जब मल्टीप्लिकेशन का कोई, जब दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो और उसमें से किसी एक नंबर को आप दूसरी तरफ भेज रहे हो, इक्वल टू को उस तरफ साइन, इक्वल टू साइन के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से वो डिवीजन में चला जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस 3y बाई 2, 9 माइनस 3y बाई 2। तो x की वैल्यू आपकी क्या मिली, 9 माइनस 3y बाई 2। यहाँ से सीधा दिख भी रहा, देखो ये प्लस था उस तरफ जा, इधर माइनस में था उस तरफ जाके प्लस, ये प्लस था उस तरफ जाके माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ आके डिवीजन में। सेम वे से जब y की वैल्यू आपको चाहिए रहेगी, सेम वे से जब y की वैल्यू चाहिए रहेगी इस इक्वेशन से, तो सेम वे से आपको कैलकुलेशन करना है। मैं सिर्फ इस इक्वेशन के लिए बता देता हूँ, इसके लिए इस तरफ ध्यान दें। फिर सेम इक्वेशन से 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ एक बार बता रहा हूँ, इस वाली क्वेश्चन के लिए नहीं बताऊंगा, जब अगले वाली क्वेश्चन की बात करेंगे तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या करना है, सेम इस बार y की वैल्यू हमें चाहिए, इस तरफ y की वैल्यू निकाली है तो सारी चीज़ें राइट हैंड साइड जानी है। y सेपरेट एक तरफ रहेगा, बादशाह की तरफ, बाकी दूसरी तरफ, ठीक है। तो 3y को तो पहले हम एज इट इज रखेंगे, 2x स्टेप बाय स्टेप, 2x प्लस 3y, 9 इधर माइनस में था उस तरफ जाके प्लस में, 3y वाला हमें y की वैल्यू चाहिए तो y वाले जो भी टर्म्स है इस तरफ रहेंगे, बाकी उस तरफ, इसीलिए 3y एज इट इज इस तरफ, y इधर 2x प्लस में था तो इस तरफ जाके माइनस 2x, अब y के साथ 3 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2x बाई 3। अब कुछ लोग गलती क्या कर जाते हैं, डिवीजन में जब भेज रहे होते हैं ना, तो सिर्फ किसी एक नंबर के नीचे भेज देते हैं। तो याद रखना ये पूरे नंबर के साथ, ये जो इधर मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये पूरे नंबर के साथ डिवीजन में आता है। ये सब बेसिक है, आपको मालूम होने चाहिए। y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x बाई 3। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सेम इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2x बाई 3, ठीक है। फिर से इसे मिटा देते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स टू लेते हैं फिर बात करेंगे। अब मैंने क्या बोला था कि आंसर्स कैसे मिलेंगे, पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। पहले क्या बोला था, एक बार x को 0 ले लो, ऑटोमेटिकली अजम्पशंस आपने अज्यूम कर लेना कि x की वैल्यू 0 है। अब जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, याद रखना मैंने क्या बोला था, जब आपने x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू ढूंढने के लिए आप दूसरे इक्वेशन में ढूंढोगे, इस वाले इक्वेशन में। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या होगी, वो कहाँ से मिलेगी, यही x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। सेम तरीके से देखो कैसे मिल जाएगी, 9 माइनस 9 इंटू 0, क्यों, क्योंकि हमने y की वैल्यू क्या ले ली है, x की वैल्यू क्या ले ली है, 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 इंटू 0 एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो उसका कुछ मतलब नहीं, 0 बाई 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 3। तो जब x की वैल्यू हमने क्या रखी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। दूसरी बार मैंने क्या बोला था, आपने y को 0 ले लेना है, y को 0 ले लिया। अब जैसे आप y को 0 लोगे तो x की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में ढूंढोगे। जब आप y की वैल्यू 0 जूम करोगे तो x की वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में ढूंढोगे, ठीक है। फिर से जैसे आप y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, मिटा देता हूँ इसे क्योंकि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है जगह के लिए, ठीक है। इस लाइन को ये यहाँ से ला के दे देते, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, 9 माइनस 3 इंटू 0, 0 क्यों, क्योंकि हमने y की वैल्यू 0 ले ली, डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 0 इज 0, 9 बाई 2 इज नथिंग बट 4.5। तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला 4.5, याद रखो। तो दूसरा वाला जब y की वैल्यू हमने 0 अज्यूम की तो x की वैल्यू क्या है 4.5। तो हमें देखो क्या मिल गए, दो कोऑर्डिनेट्स। वो दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, इस तरीके से
ग्रीन वाला यूज करते हैं। ये दो कोऑर्डिनेट्स मिले, तो इक्वेशन 1 के लिए हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिले? इक्वेशन 1 के लिए याद रखना 0,3 एंड 4.5, 0। याद रखना है, लिखने के तरीके में आप गलती मत करना। कभी भी ये x वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, कभी भी x वाली वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू 3, इस तरीके से आपने आंसर लिखना, ना कि इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लोगे तो गलत हो जाएगा। ये दोनों क्या है? x की ही वैल्यू है, तो आपको एक x की वैल्यू लेनी है और एक y की वैल्यू लेनी है, और उनका एक पेयर बनाना है। 0, 3, 4.5 एंड 0, 0, 3, 4.5 एंड 0। एक पॉइंट क्या होगी 0,3, दूसरे पॉइंट क्या होगी, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सॉरी पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4.5, 0, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला इक्वेशन सॉल्व, उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। लाइन कैसे ड्रॉ की, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, मैं ध्यान रखना इस इक्वेशन को मिटा नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं मिटा रहा हूँ उसका भी वजह बताऊंगा। अब दूसरे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इस वाले इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर से मैं ये मिटा देता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ये 4x + 6y - 18। जब तक आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ, एक्स्ट्रा वर्क नहीं देता हूँ। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x + 6y - 18 = 0। सेम प्रोसेस, वही क्या, पहले एक इस बार बॉक्स हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि इस तरफ हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। सेम तरीके से x और y की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब कहाँ से, इस इक्वेशन से, जब आप इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकालोगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके भी दो पॉइंट्स होंगे, तभी आपको जब दो पॉइंट्स मिलेंगे तभी आप लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। कैसे करेंगे, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालो पॉइंट्स के, फिर सेम प्रोसेस x और y की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से। अब वो कैलकुलेशन आपने करना है, इसलिए थोड़ी देर पहले ही मैंने किया था, उसको देखो, मैं सीधा आंसर्स लिख रहा हूँ। कैसे, 18 उस तरफ जाएगा, 6y प्लस में था तो इधर आके माइनस, सॉरी इस तरीके से लिखते हैं, 18 माइनस में था तो उस तरफ जाके प्लस में हो गया, 6y इधर प्लस में है तो इधर आके -6y हो जाएगा, 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। y देखो, फिर से 18 इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा। पहला स्टेप क्या था कि x को तुरंत क्या कर लो, x को फौरन 0 अज्यूम कर लो। पहला स्टेप हमेशा x को 0 अज्यूम कर लो, और जब आप x को अज्यूम करोगे तो y की वैल्यू कहाँ से लोगे, ये x की वैल्यू जो 0 है वो आप इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे y की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0। 18 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 6। 4 into 0 is what? Nothing but 0. So 18 divided by 6 is what? 18 divided by 6 is equals to 3. तो आपकी वैल्यू y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। याद रखना है क्या, y की वैल्यू क्या होगी, 3। जैसे x पे हमने 0 पुट किया तो 4 into 0 हो जाएगा, 4 anything multiplied by 0 is 0। तो 18 by 6 is what, 3। दूसरी बार मैंने क्या बोला था, y को 0 ले लो। अब जब y को 0 ले लोगे तो क्या होगा, इस केस में आपने क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए अब, क्योंकि इस बार आपके पास क्या है, एक y की वैल्यू है, आपने एज्यूम कर ली है, तो आपको x की वैल्यू चाहिए, और x के लिए आप इस इक्वेशन में खेलेंगे। फिर से जैसे ही y की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 18 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू 0
divided by 4. 6 into 0 is nothing but 0. Anything multiplied by 0 is 0. तो बचा क्या? 18 divided by 4. तो 18 divided by 4 अब गुणा भाग करोगे तो क्या मिलेगा आपको? फाइनल आंसर 4.5. ध्यान दो, कुछ नोटिस करने वाली चीज क्या है कि इस इक्वेशन का भी जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो 0,3 एंड 4.5,0. इस इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? इस तरीके से दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सेम. दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सेम. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मैं मिटा देता हूँ, ये मेरे ख्याल से आप समझ लेना. स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी वीडियो देखते जाओ. एक बार चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जब तक समझ में नहीं आ जाती तब तक ये वीडियो लेंदी है और मुझे बताना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में जाके बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इसलिए वीडियोज़ लेंदी हो रही. यूजली ये इतने लंबे सोल्यूशंस नहीं बनते हैं इन सारी चीज़ों, इतना वक्त नहीं लगता इन सारे को सोल्यूशन बनाने के लिए. बट सिंस मैं बता रहा हूँ इसलिए वक्त लग रहा है. आपको एक बार समझ में आ जाएगा. ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से 2-3 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं. इससे ज़्यादा लग रहा है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमज़ोर है. इससे ज़्यादा अगर लग रहा है तो आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है, उस पर काम करो आप. फिलहाल अब क्या करें, हमें दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के क्या मिल गए? ग्राफिकल सॉरी दोनों इक्वेशन के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स. दोनों इक्वेशन के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं. जब कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस. ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? ओरिजिन. तो 1 2 3 4 5. यहाँ कहीं पे 4.5 होगा क्योंकि 4.5 है. 1 2 3 4. बस और बड़ा कर लेते हैं. इधर हो गया 5. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4.5 क्योंकि 4.5 कोऑर्डिनेट्स में है एक बार. ठीक है, अब जब हम इस लाइन की बात करेंगे, मैं क्या करूँ दोनों लाइन के लिए सेपरेट. पहले इक्वेशन के लिए मैं ग्रीन वाला मार्कर यूज़ करूँगा और दूसरे इक्वेशन के लिए रेड वाला यूज़ करूँगा. ठीक है, जिससे आपको समझ में आए. तो जब मैं इस वाली लाइन को ड्रॉ करना होगा तो पहला पॉइंट क्या है? 0,3. 0,3. एक्स वाला क्या है? एक्स वाला ध्यान दो, एक्स वाला क्या है? ये वाला पॉइंट 0 है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 3 है. तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ आती है? हमेशा वाई एक्सिस पे. याद रखना, पूरे वाई एक्सिस पे, यहाँ से लेकर नीचे भी -y से लेकर +y तक हमेशा x की वैल्यू 0 होगी. कब? जब आप वाई एक्सिस पे देखोगे. वाई एक्सिस ही एक ऐसी लाइन है जहाँ पे हमेशा और हमेशा x की वैल्यू 0 होगी. तो कहाँ आ जाओगे सबसे पहले? वाई एक्सिस पे. और वाई एक्सिस पे जैसे आ गए तो y की वैल्यू क्या है? 3. y की वैल्यू क्या है? +3. इसलिए 1 2 3 यहाँ पे. तो ये वाला पॉइंट होगा पहला आपका. इस इक्वेशन के पहला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट से पॉइंट जो मिलेगा वो क्या होगा? यहाँ पे होगा 0,3. वो यहाँ पे होगा 0,3. इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? 0 होगी और y की वैल्यू 3 होगी. फिर दूसरा पॉइंट, क्योंकि लाइन ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट चाहिए. पहला पॉइंट हमें मिल गया. दूसरा पॉइंट देखो, x की वैल्यू 4.5 है तो x पे आ जाओ. x यहाँ पे 4.5 है. ठीक है, और y की वैल्यू क्या है? 0. y की वैल्यू कहाँ 0 होगी? सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे. प्लस या माइनस किसी तरफ देख लो, हमेशा और हमेशा x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी. तो जो दूसरा पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा. वो क्या हो जाएगा? 4.5, 0. ठीक है, मैं पहले क्या कर रहा हूँ? ग्रीन वाली लाइन से, इसको ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ. मेरी लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, याद रखना. ठीक है, तो ऊपर नीचे होगी, माफ़ी चाहता हूँ. ये हमारा क्या हो गया? पहला इक्वेशन 1 का लाइन, इक्वेशन 1 की लाइन. ठीक है, जिसको हम L1 भी बोल सकते हैं.
ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। एक लाइन ड्रॉ होगी, दूसरी लाइन क्या है 0,3। दूसरा इक्वेशन भी अगर देखोगे तो कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही है, कोऑर्डिनेट सेम होंगे मतलब इसी लाइन पे वो इक्वेशन आएगी, इसी लाइन पे वो इक्वेशन आएगी। उसको मैं रेड लाइन से ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरीके से इसी पे आएगी यार, मर्ज होते हुए लाइन सीधी नहीं बनेगी, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ग्रीन वाले को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि एक ही लाइन पे दोनों लाइन है। ठीक है, ठीक है, तो ग्रीन वाली भी होगी, रेड वाली को यहाँ पे थोड़ा सा बाहर मैंने जानबूझ के कर दिया जिससे आपको समझ में आए। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 का लाइन, जिसको हम L2 बोल सकते हैं। तो अगर ध्यान दो, देखो एक ही दोनों पॉइंट्स के, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स जो थे सेम आए और एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं। मतलब ये कौन सा केस है, केस नंबर 2, जो शुरू में मैंने बोला था, केस नंबर 2 मतलब क्या, कोइंसिडेंट। यही है कोइंसिडेंट, यही है कोइंसिडेंट। दिख रहा है, दोनों एक ही लाइन पे हैं। अब कोइंसिडेंट हुआ कब, कुछ ऑब्जर्व अगर करोगे, कुछ ऑब्जर्व अगर करोगे इन दोनों इक्वेशन को देख के, इनका कंपैरिजन करो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी बुक में एक फॉर्मेट में चलना, ठीक है। मैं समझाने के लिए एक ही बोर्ड है मेरे पास, इसीलिए मैं इधर उधर जगह यूज कर रहा हूँ जरूरत के हिसाब से। ठीक है, इस तरफ ध्यान दो, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे, दोनों इक्वेशन का, इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट्स का नाम अगर दोगे, ये इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे ध्यान दो। इक्वेशन 1 को अगर कंपैरिजन करोगे क्या हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इस सबको a1 b1 c1 के नाम से दोगे तो a1 की वैल्यू क्या होगी 2, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू माइनस 9। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है तो इन सबको क्या नाम देंगे, a2 b2 c2। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू माइनस, c2 की वैल्यू माइनस 18। क्या करना था हमें, कंपैरिजन करना था इन दोनों इक्वेशन के रेशियो का, इन दोनों के रेशियो का कंपैरिजन करना था। कैसे, a1 बाई a2, पहले a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 2 बाई 4। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू क्या है 4, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, 2/4, 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर b1 बाई b2 देखो, b1 बाई b2 क्या हो जाएगा आपका, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है 6। फिर से देखोगे तो 1 बाई 2 ही आएगा। फिर कुछ देख के समझ में आ रहा है कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। अगर पहला कंडीशन मैच हो जाए, पहला कंडीशन इक्वल हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले केस पे जाएंगे, C1 का भी, CSC वाले जो टर्म्स है उनका भी कंपैरिजन करेंगे, उनका भी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, उनका भी कंपैरिजन करेंगे। वो क्या हो जाएगा, C1 बाई C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 9 बाई माइनस 18। तो ये कैंसिल, क्या मिला 1 बाई 2। तो अगर नोटिस करोगे तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। मतलब इन तीनों का देखो, तीनों की वैल्यू क्या है 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2। इन तीनों के जो रेशियो है सबकी वैल्यू क्या है 1 बाई 2 ही है। मतलब कंडीशन क्या होगा कि जब a1 बाई a2 हो और वो इक्वल्स हो b1 बाई b2 और वो भी इक्वल हो c1 बाई c2 के, जब ये कंडीशन जस्टिफाई होगा तो उस वक्त क्या होगा,
लाइनें जो होंगी आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कब होंगी, जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। मतलब तीनों के जो रेशियो है, ये कोफिशिएंट्स, ये तीनों के जो रेशियो है आपस में जब क्या होंगे, इक्वल होंगे, तीनों तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उस वक्त क्या होगा केस, लाइन कोइंसिडेंट होगी। लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट, जब तीनों इक्वल होंगे। इंटरसेक्ट कब होंगी, पहला केस क्या था, जब पहला केस ही यहाँ पे ही a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, जब ये वाला केस हो गया पहले पे ही ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, तो क्या होंगे, लाइनें इंटरसेक्ट होंगी। हमने ये वाले को चेक करने की ही जरूरत नहीं, पहला हम यही चेक करेंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। अगर है तो c1/c2 का भी चेक करेंगे, और अगर यहीं पे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं हुए, जो ये दोनों रेशियो जो पहले केस में देखा हमने, इंटरसेक्टिंग वाले केस में दोनों इक्वल नहीं थे, इसलिए हमने सी को देखा ही नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन ही मैच कर गई। उसके लिए क्या किया हमने, वो लाइनें इंटरसेक्ट हो जाएंगी जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सिंस यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, इसलिए हम c1/c2 को भी चेक करेंगे, और तीनों अगर आपस में इक्वल होंगे, इससे क्या समझ में आया, ये केस क्या है, कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब, लाइन देखो यहाँ पे इंटर आपस में एक ही पाथ पे दोनों लाइन एग्जिस्ट कर रही हैं, कंडीशन भी जस्टिफाइड हो गई। तो जब लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, तो ये दोनों, इन तीनों का आपस में इक्वल होना जरूरी है, और अगर ये तीनों इक्वल हैं आपस में, तो लाइनें कोइंसिडेंट ही होंगी, वाइस वर्सा। याद रखना, कई बार क्वेश्चन ये देगा कि चेक करो कोफिशिएंट से ही लाइन कोइंसिडेंट होंगी कि नहीं, तो आपने क्या करना होगा, कोफिशिएंट्स निकाल के उनके रेशियो चेक करेंगे, अगर इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट हो गए, नहीं हुए तो इंटरसेक्ट होंगे या फिर पैरेलल होंगे। पैरेलल कब होगा वो हम बाद में अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। कई बार आपको इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने पर दे देगा और बोलेगा इनके रेशियोज का आपस में क्या मेन होगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और फिर से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह हर वीडियो में कि नीचे सब्सक्राइब जो है उसको सब्सक्राइब के बटन दबाओ, लाइक और शेयर का गेम ऑन रखो। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, जो समझाने वाली चीज़ है वो क्या रहेगी अगली वीडियो की टॉपिक, कि कब लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं जो 3.1 है उसके भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन उसी वीडियो में बताऊंगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही, बट वो वीडियोस फास्ट होंगी, क्योंकि सिंस मैंने इधर आधे पूरी चीज़ें समझा दी हैं, बस प्रैक्टिस के लिए हम उस पर काम करेंगे।